गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परचम। और परचम की टीम आपके लिए लेकर आई है एसएससी जीए का कोर्स, जहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक की क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ यहां पर पीवाईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 3 सालों में, तो अलग अलग यहां पे सेक्शन वाइज आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आने वाला जो एग्जाम होने वाला है आपका एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, उसकी तैयारी में आपको ये पूरा कोर्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने परचम के एप्लीकेशन पे विजिट नहीं किया है तो परचम का एप्लीकेशन विजिट करेंगे, आप वहां पर से एनरोल कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ऑप्शन भी होगा, तो आप फर्दर डिटेल के लिए वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी कोर्स में मैं आपके लिए कंप्लीट साइंस का पैकेज लेकर आई हूं, जहां पर हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पे बातें करेंगे। और जो बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं जैसे कि ओम्स लॉ से रिलेटेड, या फिर आप लोगों ने देखा होगा फोर्स F = ma से रिलेटेड, तो उन बेसिक न्यूमेरिकल पोर्शन को भी इस पूरे कोर्स में कवर किया गया है। तो इसी कोर्स में एक टॉपिक है जो है बायोलॉजी का पहला टॉपिक विच इज सेल। तो हम यहाँ पे कुछ बातें सेल के बारे में बात करेंगे और पूरा कोर्स परचेस करने के लिए आप परचम के एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस पूरे सेशन में, बायोलॉजी के सेशन में, जहां पे हम सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। किसी भी लिविंग सेल की या किसी भी लिविंग बॉडी की जो सबसे छोटी जो सेल यूनिट होती है वो सेल होती है। तो आज हम इसी सेल के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है, और क्वेश्चन है नेम एन ऑर्गेनल विच सर्व एज अ प्राइमरली पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू आउट द सेल। तो हमारी बॉडी में जो हमारे लिपिड और प्रोटीन होते हैं उसकी पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी या फिर वैक्यूल्स? तो आपका जो भी आंसर है आप हमको कमेंट में दीजिएगा, और आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी डेफिनेटली वीडियो में ही मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। तो सबसे पहली तो हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग सेल कुछ भी हो सकती है, एक प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, हम और आप भी कौन है? लिविंग है। तो इन लिविंग सेल्स की स्टडी करना, इन लिविंग बॉडी की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी के बारे में हमको बताया था अरस्तु ने, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु को कहते हैं। अब कोई भी चीज है, जैसे कि मैं बोल पा रही हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं बॉडी का मूवमेंट कर पा रही हूं, तो हर एक चीज, हर एक छोटा छोटा जो फंक्शन हमारी बॉडी का होता है वो कौन करता है? सेल करती है। इसलिए हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन कहलाती है? सेल कहलाती है। हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो आज हमें इन सेल के बारे में ही डिस्कशन करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सेल, और सेल के बाद छोटे छोटे जब सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल जो है वो टिश्यूज कहलाते हैं। जैसे कि ये मेरी स्किन है, तो ये स्किन क्या है? हमारी टिश्यू है, क्योंकि वो नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी है। और हर एक सेल का अपना पर्टिकुलर टास्क होता है, फंक्शन होता है। जैसे कि आंखों में पाई जाने वाली जो सेल है वो देखने का काम करेगी, या फिर मेरे नाक में या कान में जो सेल पाई जा रही है तो वो फर्दर उस तरीके से काम करेंगे। और ग्रुप ऑफ सेल जो है वो टिश्यू कहलाएगा। इन टिश्यूज से जो है वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी, हार्ट, इन सब चीजों को हमें यहाँ बायोलॉजी में डिस्कस करना होता है। और लास्ट में अगर इन सारे ऑर्गन्स को असेंबल कर दिया जाता है तो बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। सेल के बारे में हमको 1665 में इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये इंफॉर्मेशन हमको रॉबर्ट हुक देते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन उन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। कैसी सेल थी? मरी हुई कोशिका थी, डेड सेल थी। और अगर बात पूछी जाती है आपसे कि पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर की, तो आंसर आ जाएगा वैन ल्यूवेनहॉक ने। तो वैन ल्यूवेनहॉक वो पर्सन है जिन्होंने पहली लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो सेल की स्टडी कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग साइटोलॉजी कर रहे हैं। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल है, तो क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया जाता है, आपसे बताइए ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? यहां पर बात हो रही है ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब आप लोग कहेंगे ह्यूमन में तो मेल भी आते हैं और ह्यूमन में फीमेल भी आती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है न्यूरॉन सेल। ये वही न्यूरॉन होते हैं जो हमारे ब्रेन को रेगुलेट करते हैं, ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाने का काम करते हैं, और यही हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो न्यूरॉन सेल ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। लेकिन अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नहीं हमें ह्यूमन बॉडी की सेल नहीं चाहिए, हमें फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी सेल चाहिए है, तो फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी सेल ओवम होती है।
जिसको आप इन जनरल एग भी कहते हैं, राइट। तो ओवम जो है वो फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, लेकिन ओवम जो होते हैं वो मेल में तो पाए नहीं जाते, इसलिए ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल न्यूरॉन होगी। लेकिन कभी स्पेसिफाई कर दिया जाए कि फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो ओवम है। अगर इस पूरे वर्ल्ड में हम बात करते हैं तो कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, अब डायनासोर्स तो रहे नहीं, अगर वो होते तो उनका एग होता, लेकिन यहाँ पर है ऑस्ट्रिच, जिसको शतुरमुर्ग कहते हैं, जो कालाहारी डेजर्ट में मिलते हैं, राइट। तो ये ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच का एग बिगेस्ट सेल है इन दिस वर्ल्ड। तो ये कुछ बातें हैं सेल के बारे में। अब देखते हैं कि सेल दिखती कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये काम कैसे करता है। तो एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो कोई भी चीज है तो उसकी एक आउटर बाउंड्री होती है, आउटर वॉल होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो सेल होती है उसकी क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, उसकी क्या है, एक सेल वॉल है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट ये सेल वॉल केवल और केवल प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। मतलब हमारे पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। ये सेल वॉल क्या करती है, ये सेल वॉल प्लांट को शेप देती है, प्लांट को रिजिड बनाती है, हार्ड बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये सेल वॉल का काम होता है, ठीक है। अब ये सेल वॉल आपस में कनेक्टेड रहती है। जैसे कि मैं इस रूम में बैठी हुई हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रिक्स लगे हुए हैं, राइट। इस रूम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने बहुत सारे ब्रिक्स लगाए हैं, और ब्रिक्स के बीच में आपने क्या भरा है, सीमेंट भरा हुआ है ना। वैसे ही यहाँ पे जो सेल वॉल होती हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, और इनके बीच में भी सीमेंट भरा होता है, और उस सीमेंटिक मटेरियल का नाम होता है पेक्टीन। तो ये सेल वॉल जो है वो आपस में पेक्टीन से कनेक्टेड रहती हैं, और जब फल पक जाते हैं तो ये पेक्टीन जो है वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता होगा ना, फल पकने के बाद मीठे हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है कि बताइए कच्चा आम खाने में खट्टा होता है, लेकिन आम पकने के बाद मीठा हो जाता है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो सेल वॉल के बीच में मटेरियल भरा हुआ है विच इज पेक्टीन, और जब ये फ्रूट पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, इनमें प्रॉपर सेल डिवीजन हो चुका हुआ होता है, तो ये पेक्टिन फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रक्टोज तो एक शुगर होती है, इसलिए फल जो है वो पकने के बाद मीठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं। तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। A cell can replicate itself independently। इसका क्या मतलब हुआ, आपको कभी चोट लगी होगी, अगर हमारी बॉडी के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, या हमारी बॉडी का जैसे कोई पार्ट है डैमेज हो जाता है, तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिपेयर हो जाता है, क्योंकि सेल जो होती है वो अपने आप की रिप्लिकेट बॉडी बना सकती हैं, खुद को ठीक करने की कैपेबिलिटी उनके पास होती है। तो जब से हमारा बर्थ हुआ होता है और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता रहता है, पुरानी सेल मर जाती है, नई सेल बनती रहती है। यही तो रीजन है हमारे हेयर्स की ग्रोथ होती है, हमारे नेल्स की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। बॉडी का कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो वो भी रिपेयर हो जाता है, क्योंकि ये सारी क्वालिटी सेल के पास होती है। वो खुद को रिप्लिकेट कर सकती है, खुद को रिपेयर कर सकती है। पुरानी सेल सर्टेन समय बाद मर जाती है और नई सेल बन जाती है। इसको हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। हमारी लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको करने के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी सेल के बारे में। अब यहाँ पे लिखा है माइकोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल। स्मॉलेस्ट नोन सेल का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। तो ये सेल की आउटर बॉडी आपने सीख ली है। सेल की आउटर बाउंड्री जो है वो सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल केवल और केवल प्लांट के पास ही है। अब थोड़ा सा अंदर बात करते हैं। तो सेल वॉल के अंदर आप जाइए, आपको एक और बाउंड्री दिखेगी, एक और लेयर दिखेगी। उस लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये एनिमल के पास भी है और प्लांट्स के पास भी है। मतलब हमारी बॉडी में जो सेल है उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। अब क्वेश्चन ये है कि सेल वॉल किससे बनी होती है? तो सेल वॉल तो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। तो याद रखने वाली बात है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। प्लांट और एनिमल दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लिपिड क्या होता है? प्रोटीन तो समझ में आता है, ठीक है मैडम, लेकिन लिपिड क्या होता है? हमारी बॉडी में जो लिक्विड फैट होता है, हमारी बॉडी में जो लिक्विड फैट होता है उसको ही लिपिड कहा जाता है, और इसी लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन करती क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन दो काम करती है। पहला काम होता है डिफ्यूजन और दूसरा काम होता है ऑस्मोसिस करना।
तो अब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है? आप लोग ने कभी ना कभी मंदिर में पूजा पाठ तो किया ही होगा और अगरबत्ती हम जलाते हैं, राइट? तो कुछ समय बाद वो अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एयर के वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होते हैं और पूरी खुशबू, उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है। मतलब गैसेस का एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाएगा? आपका डिफ्यूजन कहलाएगा। तो डिफ्यूजन किस में होता है? गैसेस में होता है। तो हमारी बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है, तो इन गैसेस के बीच में क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, चेंज होगा। तो ये डिफ्यूजन करने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है, पहला काम। दूसरा काम हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है ऑस्मोसिस। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ऑस्मोसिस करती है। आप लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम डेफिनेटली सुना होगा, आरओ। हमारे घरों में भी पानी को प्योरीफाई करने के लिए हम आरओ का यूज करते हैं। उसी का अपोजिट होता है ऑस्मोसिस। आप लोगों ने डेली लाइफ में भी ऑस्मोसिस के एग्जांपल देखे होंगे। फॉर एग्जांपल किशमिश, अगर आप किशमिश को पानी में डालकर रखते हैं रात को और सुबह देखते हैं कि उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया है, क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया है। तो यहाँ पर जो लिक्विड होते हैं या फिर वाटर जो होता है वो ट्रांसफर होता है कहां पर? जहां पे मिनरल एंड सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है। तो पानी का ट्रांसफर होना जहां पे मिनरल एंड सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जब आपने किशमिश को पानी में भिगोया था तो किशमिश के अंदर मिनरल्स ज्यादा थे, इसलिए पानी जो है वो किशमिश में भर गया और किशमिश जो है वो फूल गई। इसको हमने क्या कहा है? ऑस्मोसिस कहा है। और भी एग्जाम्पल आप देखते हैं, जैसे कि देखिए आप लोग घरों में अचार रखते हैं और अचार में कितने सारे सॉल्टेज स्पाइसेस होते हैं, सॉल्ट और स्पाइसेस होते हैं ना, और अचार लंबे समय तक सरवाइव करता है, जल्दी आसानी से खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि कोई बैक्टीरिया उस अचार में गया, उस पिकल में कोई बैक्टीरिया गया, तो क्या होगा? मैंने आपको कहा है कि पानी वहां ट्रांसफर होता है जहां पे मिनरल एंड सॉल्ट ज्यादा होते हैं। तो उस बैक्टीरिया के अंदर का जो पानी होगा वो अचार में चला जाएगा, वो पिकल में चला जाएगा, क्योंकि पिकल में सॉल्ट और मिनरल ज्यादा है। और उस बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वो बैक्टीरिया मर जाएगा। इसलिए आपका जो पिकल है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस क्या होती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन करती है और ऑस्मोसिस करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही आदान प्रदान या ट्रांसफर करने का काम करती है। तो हमने सीख लिया, एक आउटर बाउंड्री है जिसका नाम सेल वॉल है जो कि सेलुलोज से बनी है, केवल प्लांट में है। फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है जो लिपिड और प्रोटीन से बनी है, जो कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस करने का काम करती है, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। चलिए अगली बात करते हैं। हमारे पास अगली चीज जो सेल में प्रेजेंट होती है वो होती है प्लास्टिड। क्या है हमारे पास? अगला है प्लास्टिड, हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब प्लास्टिड का काम होता है, प्लास्टिड जो है वो केवल और केवल प्लांट में होगा। पहली बात तो ये, प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने देखा होगा गाजर, हमारी जो कैरेट होती है वो नारंगी या ऑरेंज कलर की होती है। हमारी जो जनरली वेजिटेबल्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है, राइट? आपके पोटैटो होते हैं उनमें तो कोई कलर ही नहीं होता। तो प्लास्टिड का काम होता है प्लांट को कलर प्रोवाइड करना। अब प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट में है। प्लास्टिड 3 तरीके के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के प्लांट्स में होता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट की लीफ ग्रीन कलर की क्यों दिखाई देती है, तो आप बोलिएगा उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल के कारण हमारी प्लांट्स की जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। जो प्लांट्स आपको कलरफुल दिखाई देते हैं जैसे कि कैरेट वगैरह, टमाटर हो गया, तो उन सभी में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और जो भी प्लांट या वेजिटेबल्स है आपको उनमें कोई कलर नहीं दिखता, जैसे कि पोटैटो, उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो जिन भी वेजिटेबल में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें स्टार्च की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कि ज़ेंथोफिल जो है एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है बीटा कैरोटीन, और इसलिए जो हमें ये कैरेट में प्रेजेंट होता है जो कि हमें कैंसर से फाइट करने में हमारी मदद करता है। लाइकोपिन रेड कलर की कैरेट में प्रेजेंट होता है और लाइकोपिन भी हमको जो है वो हार्ट डिसीज से प्रिवेंट करता है। और ग्रीन कलर आपको मैंने सिखाया कि क्लोरोप्लास्ट में होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की होती है। तो ये कुछ बातें भी आप यहाँ पे
याद रख सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हमने सीख लिया है कि सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे भरा हुआ है एक जेली जैसा सब्सटेंस, एक स्टिकी का सब्सटेंस, एक लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब पानी, तो सेल में भरा हुआ पानी, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे भरा हुआ है और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं। तो अब हमको सीखना है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो इस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। देखिएगा, आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से आपको एमसीक्यू लगाने हैं, जिससे ये टॉपिक पे आपकी पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी फॉर अपकमिंग एग्जाम। तो हमने देखा कि साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, और उनमें से ही एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उनमें से एक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि डबल मेम्ब्रेन का एक सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डीएनए। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता है, राइट। तो डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास प्रेजेंट होता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, हमने खाना खाया, हमने रेस्पिरेशन किया, हमने ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे खाने को ब्रेक करने का काम करेगा। और जब खाना ब्रेक होगा तो खाना ब्रेक होने के बाद हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो सेल रेस्पिरेशन करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है और ये हमको एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ने पर हमको एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है? तो 36 एटीपी एनर्जी हमको मिलती है। अब एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द एटीपी। जैसे हमारी करेंसी क्या है? रुपया है ना, वैसे ही एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी होती है और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसी बात की डिस्कवरी करने के लिए विलियम जे कैलन और सर पीटर रेडक्लिफ को नोबेल प्राइज दिया गया था 2019 में। अब जैसे कि मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस की, 36 एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा और माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है। डीएनए मतलब डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए कहलाता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इस तरीके से डबल हेलिकल मॉडल जो है वो डीएनए का होता है, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये क्वेश्चन जो है वो ना जाने कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा गया है कि डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया, तो हमको जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। फर्दर हम बातें अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम आगे देखेंगे। अगली बात करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि ये सेल वॉल थी, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन था। सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे साइटोप्लाज्म था जिसमें सेल ऑर्गेनल फ्लोट कर रहे थे, जिनमें आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया मिला। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगला मिलेगा ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके साथ साथ आपको गोल्जी बॉडी मिलेगी। गोल्जी बॉडी के साथ साथ आपको लाइसोसोम भी मिलेंगे, ठीक है। फिर सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, जिसको आप केंद्रक भी बोलते हैं, जो कि कंट्रोल रूम होता है। जैसे कि सीपीयू कंप्यूटर को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही इस सेल को रेगुलेट करने का काम ये न्यूक्लियस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। इस तरीके से आपका सेल स्ट्रक्चर होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि ये ईआर क्या होता है और ये क्या काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है, ये तो हमको समझ में आया है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, उसी न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस से बनता है, ठीक है। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने उसकी वॉल्स पे, उसकी दीवार पे इस तरीके से कुछ डॉट्स बना दिए हैं, ठीक है। कुछ डॉट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। जहां पर ये डॉट्स बने हैं इसको हम बोलेंगे रफ ईआर, और जहां पर डॉट्स नहीं बने हैं उसको हम बोलेंगे स्मूथ ईआर। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि एक काम करो, मेरे लिए आज खीर बना दो, तो आप किचन में जाएंगे, राइट। आप पहले कहाँ जाएंगे? किचन में जाएंगे, वहां पे रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद एक मास्टर शेफ आएगा जो कि खाना बनाएगा, और खाने में क्या बनाएगा? खीर बनाएगा। वैसे ही एक किचन की तरह काम कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें खाना बनना है। अब खाने में खीर नहीं बननी है, खाने में बनना है लिपिड एंड प्रोटीन,
खाने में क्या बनना है, लिपिड और प्रोटीन बनना है, और इसको बनाने के लिए हमें एक मास्टर शेफ की जरूरत है, और वो मास्टर शेफ ये डॉट्स है। ये डॉट्स कुछ और नहीं है, ये राइबोसोम है। तो यहाँ पे देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जनरेट होता है, फिर इसकी वॉल पे राइबोसोम पाए जाते हैं। जहां पर राइबोसोम बैठे हुए हैं उसे रफ ईआर कहते हैं, जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसे स्मूथ ईआर कहते हैं। ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि रफ ईआर में प्रोटीन बनता है और स्मूथ ईआर में लिपिड बनता है, और ये बना हुआ खाना जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। क्लियर? इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया। अब देखिएगा खाना बन चुका है, यहाँ पे रफ और स्मूथ ईआर के बारे में आप जान चुके हैं। अब खाना बन चुका है। अभी खाना बनने के बाद जैसे कि फार्मर्स होते हैं, फार्मिंग करते हैं, और जो फूड होता है फिर वो वेयर हाउस में स्टोर होता है, राइट। अब खाना बन चुका है, खाने की पैकेजिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर खाने की पैकेजिंग करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। ये बने हुए खाने को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल हम गोल्जी बॉडी को कहेंगे। तो अब बात हो रही है गोल्जी बॉडी के बारे में। यहां पर देखेंगे ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला। मेरे डायग्राम्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ, ठीक है। चलो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकला है, गोल्जी बॉडी बनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है, गोल्जी बॉडी बनती है, जो कि आपका ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है। ये बने हुए खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम और उसकी पैकेजिंग करने का काम करती है गोल्जी बॉडी। अब इस गोल्जी बॉडी से बहुत सारे जूसेस निकलना शुरू होते हैं। इस गोल्जी बॉडी से बहुत सारे जूसेस निकलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, और कुछ डाइजेस्टिव जूस भी निकलते हैं जो कि खाने के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसमें से ही इस गोल्जी बॉडी से एक और स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है लाइसोसोम। तो याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बन रहा है, न्यूक्लियस से। गोल्जी बॉडी किससे बन रही है, ईआर से। और लाइसोसोम किससे बन रहा है, गोल्जी बॉडी से। क्लियर? तो आपस में तीनों चीजें क्या है, लिंक है, और ये सभी के सभी कौन है, सेल ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। अब बात आती है लाइसोसोम की। लाइसोसोम एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। हमारे खाने में कई बार कुछ बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी में, उनको मारने का काम भी लाइसोसोम करता है। अब लाइसोसोम के बारे में एक खास बात पता है क्या है, उस बैक्टीरिया को तो मारेगा ही मारेगा, उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लेगा। इसलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं लाइसोसोम को, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में फ्रेम होता है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? आगे बात करते हैं। तो हमने देख लिया कि एक सेल वॉल थी, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन थी, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ था, उस पे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम थे, और अंदर एक न्यूक्लियस है जिसको आपने केंद्रक कहा है। और इस न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि सेल के अंदर पानी भरा हुआ था ना, सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसको आपने साइटोप्लाज्म कहा था, वैसे इस न्यूक्लियस के अंदर भी पानी भरा हुआ है जिसको हम न्यूकोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूकोप्लाज्म आपस में मिलके, दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब ये जो न्यूकोप्लाज्म है या जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में हमको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। अब कंफ्यूज नहीं होने का है, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने हमको न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमेटीन। क्या कहलाता है ये, क्रोमेटीन कहलाता है। इस तरीके से धागे जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये क्रोमेटीन जो है वो डीएनए, इसमें क्या होता है, डीएनए, वही डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो बच्चों में जाएगा पेरेंट्स से, डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है, जैसे कि देखिएगा डीएनए में बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करने का काम कौन करता है, डीएनए ही करता है। अब इतनी ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में है, हमारा मोबाइल फोन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, फिर भी उसको बढ़िया लेमिनेट करा के कवर अवर चढ़ा के रखते हो ना, और डीएनए तो इतना यूजफुल है तो उसको भी लेमिनेट करने की जरूरत है ना। तो डीएनए में जो लेमिनेशन की लेयर होती है ना, वही आपको हिस्टोन प्रोटीन कहलाता है, जो डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आपका जो क्रोमेटिन है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके आपका क्रोमेटिन बना है, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है। अभी जो क्रोमेटिन है वो धीरे धीरे पास आएगा और कंप्रेस होगा, धीरे धीरे पास आएगा और कंप्रेस होगा, और एक समय आएगा ये जो क्रोमेटिन धागा था वो दो पार्ट्स में टूट जाएगा।
ये जो क्रोमेटिन था वो दो पार्ट में टूट गया, मतलब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। इसी को तो आप सेल डिवीजन बोल देते हो, इसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे जब सेल डिवीजन के पहले की कंडीशन है, जब यहाँ पे क्रोमेटिन जो है वो टूटने के जस्ट पहले की कंडीशन है, ब्रेक होने के जस्ट पहले की कंडीशन है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोमोसोम। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम की स्टडी कब की जाएगी, तो आप कहेंगे कि जब सेल डिवीजन का समय होगा तब हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम में आरएनए पाया जाता है और क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो क्रोमेटिन किससे बना? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना। क्रोमोसोम किससे बना? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। अब क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब मेल और फीमेल बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो 22 पेयर मेल में और 22 पेयर फीमेल में, दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केवल एक पेयर ऐसा होता है मेल और फीमेल में जो डिफरेंट होता है। मेल में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसको XY क्रोमोसोम कहते हैं और फीमेल में जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसको XX क्रोमोसोम कहते हैं। बाकी जो 22 पेयर है ना क्रोमोसोम के, वो बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सेक्स को डिसाइड करना कि मेल है, फीमेल होगा होने वाला बच्चा, ये कैसा क्या होगा, तो वो सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड करता है। तो XY सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है और XX जो है वो फीमेल में होता है। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन या जब सेल आपस में मिलते हैं, अगर X और X आपस में मिलता है तो गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, और अगर X और Y आपस में मिलते हैं तो बॉय चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ह्यूमन बॉडी में आपको याद रखना है 46 मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर सेम होते हैं, एक पेयर अलग होता है, मेल में XY होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम के पेयर पाए जाते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी वो मैंने आपको सिखा दिया है कि सेल दिखता कैसे। तो आपके दिमाग में अब सेट होगा कि हाँ, ऐसा कुछ एक डब्बा है जो कि सेल वॉल है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है जिसको साइटोप्लाज्म मैडम ने कह दिया है, इसके अंदर कुछ चीजें फ्लोट कर रही हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंटर में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक धागा है जिसको क्रोमेटिन कहा है। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बनेगा जब भी आप सेल के बारे में सोचेंगे। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना सेल, वो इस तरीके से दिखाई देती है। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेम द प्रोसेस इन विच द पैसेज ऑफ वाटर गोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। मतलब सेल मेम्ब्रेन्स के जरिए जो वाटर ट्रांसफर हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं वो आपको बताना है। और वीडियो के समय आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली मिल गए होंगे। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू सो मच। आगे के सारे वीडियो देखने के लिए आप परचम के एप्लीकेशन पे जा सकते हैं।